चल, आगे था आपका पावर एंड ड्यूटीज ऑफ एंटी रेप क्राइसिस सेल। एंटी रेप क्राइसिस सेल की पावर एंड ड्यूटीज क्या है? पावर एंड ड्यूटीज ऑफ एंटी रेप क्राइसिस। अब देखिए ना, उसके चार मेन फंक्शन है। सबसे पहले वो कहता है कि मेडिकल करवाएगा, फिर उसको जो आपका एविडेंस कलेक्ट करवाएगा, एविडेंस की फॉरेंसिक करवाएगा, और एफआईआर लॉन्च करवाएगा। उसके बाद बाकी जो जरूरी काम है वो भी करेगा। मतलब main ही है। कहते हैं एज सुन एज एंटी रेप क्राइसिस सेल, एआरसीसी, रिसीव इंफॉर्मेशन फ्रॉम एनी सोर्स, मतलब कहीं से भी उसको इंफॉर्मेशन मिलती है एंटी रेप क्राइसिस सेल को। ठीक है, ऑन इट्स ओन अकॉर्ड या अपॉन द एप्लीकेशन ओनली इन राइटिंग offense is scheduled offense, it shall without delay, it shall without delay ensure the following, ensure the following काम। ये क्या काम करवाएगा? सबसे पहले कंडक्ट मेडिकल एग्जामिनेशन, कंडक्ट मेडिकल मेडिकल करवाएगा वो। क्या? मेडिकल करवाएगा, कंडक्ट मेडिकल। और उसके बाद कहता है कि जी आपका कलेक्शन एंड गैदरिंग ऑफ सच एविडेंस एज मे एक्सप्लेन, वो एविडेंस कलेक्ट करेगा। ठीक है, मतलब वो जो एविडेंस जो जरूरी है वो एविडेंस कलेक्ट करेगा, और उस एविडेंस की फोरेंसिक एनालिसिस करवाएगा, उस एविडेंस की फोरेंसिक अस्सलाम करवाएगा। वालेकुम। और उसके बाद एफआईआर लॉन्च करेगा, रजिस्ट्रेशन ऑफ एफआईआर। ये भी आपका एआरसीसी मतलब एंटी रेप क्राइसिस सकता है, ये भी आपका एंटी रेप क्राइसिस ये काम करवाएगा। बाकी वो काम जो जरूरी है। Either the action mentioned in subsection 1 shall be taken without preferred order. However, all the said action are required to be taken expeditiously. मतलब ये काम करवाएंगे बगैर कहीं से आर्डर के बगैर, मतलब कहीं से कोई बाकी नहीं, जरूरत नहीं है कि जी कहीं से कोई आर्डर हो। आगे था एज सुन एज ऑफिसर इन चार्ज पुलिस स्टेशन रिसीव इंफॉर्मेशन regard to the commission of offense of schedule 1, he shall without delay transfer the information to anti rape crisis। मतलब उसको अगर मतलब शेड्यूल 2 वाली इंफॉर्मेशन का पता चलता है एसएचओ को, मतलब जैसे एंटी रेप और एटीसी की जो अदालतें हैं और एटीसी के जो कोई ऑफेंसेस वगैरह हैं, तो वहां पे वो बताएगा उसको, वहां पे वो उसको बताएगा, मतलब आपका वो एंटी रेप क्राइसिस सेल को एसएचओ की ड्यूटी है वो भी बताएगा। एंड सेक्रेटरी टू द मिनिस्ट्री ऑफ लॉ इन कंसर्न विद सेक्रेटरी ऑफ प्रोविंस ऑफ आईसीटी एज द केस में बी अपॉन टाइम टू टाइम सर, स्पेशल कमेटी एंड इशू गाइडलाइंस टू द एंटी रेप क्राइसिस सेल फॉर एफिकेस कैरी आउट देयर पावर्स ड्यूटीज एंड। आप देखे ना, एसीसी को मतलब सेक्रेटरी जो है वो गाइडलाइंस इशू कर सकता है। ठीक है, सेक्रेटरी जो है, सेक्रेटरी आपका मिनिस्ट्री, सेक्रेटरी टू लॉ, मतलब मैं कहूँगा जी सेक्रेटरी ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ लॉ, सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ लॉ वो गाइडलाइंस इशू करता है, इशू टू। ठीक है, ये गाइडलाइंस शेयर कर सकता है कि जी उनकी वो ड्यूटीज कैसे इस्तेमाल करें, अपनी ड्यूटीज कैसे इस्तेमाल करें, फंक्शन कैसे इस्तेमाल करें, पावर्स कैसे इस्तेमाल करें, ये गाइडलाइंस यू। जी क्लियर है यहाँ तक? जी। जी यहाँ सर।
चलो जी, चलो जी, चलो चलो आगे जी। आपका लीगल असिस्टेंस। अब लीगल असिस्टेंस देनी होती है, लीगल असिस्टेंस ये यही विक्टिम को या चाइल्ड को, विक्टिम या चाइल्ड को लीगल असिस्टेंस कहता है जी। लीगल एड एंड जस्टिस अथॉरिटी अंडर लीगल एड एंड जस्टिस अथॉरिटी एक्ट 2002 shall provide legal assistance to victim of schedule। ठीक है। अब ये अथॉरिटी उनको असिस्टेंट देगी। आपने देखा ना अभी आजकल पैसे वो ली भी है, मतलब गाइड्स वो जज वो ली भी है, आपसे दरखास्तें भी इनवाइट की है कि जी आप कौन कौन जो है वो लीगल अथॉरिटी का पैनल का पार्ट बनना चाहता है, तो आप भी अप्लाई कर सकते थे। तो ये वही है कि जी आपका यही लीगल अथॉरिटी जो 2020 के तहत अथॉरिटी की कॉन्स्टिट्यूट की गई है, वो अथॉरिटी लीगल असिस्टेंस देगी किसको, विक्टिम को, विक्टिम ऑफ शेड्यूल ऑफेंसेस। ठीक हो गया। आगे था इन एडिशन टू लीगल असिस्टेंस द स्पेशल कमेटी shall be in consultation with the Ministry of Human Rights approve panel of advocate volunteer of each district in Tehsil a legal provision financial and the assistant of either pro bono or on fees basis। मतलब यही अथॉरिटी अपॉइंट भी करेगी, ये अथॉरिटी अपॉइंट भी करेगी, मतलब ये अथॉरिटी वो लोगों को अपॉइंट करेगी जो लीगल असिस्टेंस देना चाहते हैं। और ये विद फीस वाले भी हो सकते हैं, विदाउट फीस वाले भी हो सकते हैं, विद फीस वाले भी हो सकते हैं, विदाउट फीस वाले भी हो सकते हैं। मतलब प्रोबोनो कहता है विदाउट फीस, या दूसरे विद फीस वाले हो सकते हैं। प्रोबोनो है आपका विदाउट फीस, विदाउट पेमेंट, विदाउट फी, फीस वाले भी हो सकते हैं, विदाउट फी भी हो सकते हैं। ये आपका स्पेशल कमेटी जो है वो अप्रूव करेगी पैनल ऑफ एडवोकेट्स एंड वॉलंटियर्स। ठीक है। और यही आपके वो यही पैनल जो है वो उसको लीगल असिस्टेंस देगा, पैनल ही उसको लीगल असिस्टेंस देगा। पैनल आपका वो मतलब ऐसे लोग हो सकते हैं जो कहते हैं कि नहीं हमने फीस नहीं लेनी, कुछ ऐसे होते हैं नहीं हमने फीस लेनी है। तो ये इस तरह का हो गया। चलो आगे जी आपका, आगे था प्रोसिक्यूटर एंड स्पेशल प्रोसिक्यूटर। अब यहाँ पे ना लीगल असिस्टेंस दी गई है उस पर्सन को, किसको, जो आपका लीगल असिस्टेंस दी जाएगी विक्टिम को, विक्टिम ऑफ शेड्यूल ऑफेंस। इस लीगल असिस्टेंस देने के लिए जो है आपका वो आपका मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन राइट्स वो एक पैनल अप्रूव करती है, वो पैनल आपका लीगल असिस्टेंस है। और उसके बाद कहते हैं ये लीगल असिस्टेंस है। आगे इंडिपेंडेंट स्पोर्ट एडवाइजर भी है। इंडिपेंडेंट स्पोर्ट एडवाइजर आपका कोई भी पर्सन हो सकता है, वो डॉक्टर भी हो सकता है, वकील भी हो सकता है, या फिर आपका दूसरे कोई पर्सन भी हो सकता है। मतलब आपका साइकाट्रिस्ट भी हो सकता है, आपका लेडी वर्कर भी हो सकती है, या कोई सोशल वर्कर भी हो सकता है, वो और चीज है। आगे था प्रोसिक्यूटर एंड स्पेशल प्रोसिक्यूटर, प्रोसिक्यूटर जनरल जो पंजाब का है, और बाकी भी। कहता दी मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड may designate or appoint
Designate appoint a prosecutor general as amnesty of law for justice। मतलब वो नोटिफाइड, वो तो वो अपॉइंट करेगी प्रोसिक्यूटर और स्पेशल प्रोसिक्यूटर। क्या मिनिस्ट्री ऑफ लॉ प्रोसिक्यूटर अपॉइंट करेगी इन काम के लिए। वो प्रोसिक्यूटर जनरल भी अपॉइंट कर सकती है और वो बाकी भी। ठीक हो गया। चले आगे तब का। विक्टिम एंड विटनेसेस, विक्टिम एंड विटनेसेस प्रोटेक्शन। अच्छा, ये प्रोसिक्यूटर या प्रोसिक्यूटर जनरल जो है वो शेल प्रोसिक्यूट ओनली शेड्यूल ऑफेंसेस है। मतलब ये शेड्यूल ऑफेंसेस ही ट्राई करेंगे और कोई नहीं। मतलब आप देखें ना, आप पीरा के प्रोसिक्यूटर्स आ रहे हैं, तो ये एंटी रेप के भी प्रोसिक्यूटर आ सकते हैं। जैसे पीरा के प्रोसिक्यूटर पॉइंट किया है, तो एंटी रेप के प्रोसिक्यूटर भी ये यही करेंगे। मतलब एंटी रेप ये आपका वही काम करेंगे जो एंटी रेप वाले एक्ट, मतलब शेड्यूल ऑफेंसेस वाला काम होगा, और काम नहीं करेंगे। आगे तब का विटनेस एंड विक्टिम एंड विटनेस प्रोटेक्शन। विक्टिम एंड विटनेस प्रोटेक्शन। विक्टिम एंड विटनेस प्रोटेक्शन, विक्टिम एंड कहता है इन एडिशन टू इन एग्जिस्टेंस एंड victim and witness protection system may be established in as prescribed rules notified in Ministry of Law and Justice with a view to carrying out the purpose of this act include। अब वो कहता है कि जी एक वो बना सकते हैं विक्टिम एंड विटनेस प्रोटेक्शन एक्ट। विक्टिम एंड विटनेस प्रोटेक्शन सिस्टम इस्टेब्लिश किया जा सकता है। मे बी इस्टेब्लिश्ड एंड नोटिफाइड, मतलब ये इस्टेब्लिश किया जा सकता है। जैसे हमने पीछे पढ़ा ना, आपने पढ़ा होगा वो आपका विटनेस प्रोटेक्शन एक्ट, ये इस सेंस में कह रहा है। ये इस सेंस में कह रहा है विटनेस प्रोटेक्शन एक्ट 2018 आपने पढ़ा हुआ है, 2018। इसी सेंस में वो कह रहा है कि जी आपका ये जो है वो विक्टिम प्रोटेक्शन एक्ट भी बनाया जा सकता है। विक्टिम प्रोटेक्शन एक्ट, विटनेस प्रोटेक्शन एक्ट, विटनेस प्रोटेक्शन, और विक्टिम को भी प्रोटेक्ट किया जा सकता है। मतलब विक्टिम अगर एफआईआर कराने जाता है तो उसकी जान को खतरा है, उसकी जान को खतरा है। मतलब अगर किसी इन्फ्लुएंशियल पर्सन ने रेप किया है, तो विक्टिम पे प्रेशर होता है कि जी वो एफआईआर ना करवाए, वो उनके खिलाफ ना जाए। तो ऐसी सूरत में वो विक्टिम को हम कैसे प्रोटेक्ट करेंगे, उसके लिए ये सजेशन दे रहा है कि जी वो ये काम करेंगे। इसी तरह अब एक विटनेस ने देखा है, तो विटनेस वो इन्फ्लुएंशियल पर्सन के खिलाफ गवाही क्यों देगा, उसकी तो जान को खतरा है। वो अगर गवाही देगा तो अगले दिन वो या उसकी फैमिली को उठा लिया जाएगा, उनको मरवा दिया जाएगा। ठीक है। तो ऐसी सूरत में वो विक्टिम या विटनेसेस रिलक्टेंट होते हैं वो अदालत जाने से, प्रोसीड कराने से। तो इस सूरत में वो एंटी रेप में कहता है कि जी आप परेशान ना हो, हम आपको प्रोटेक्शन देंगे। इसके लिए हम एक इस्टेब्लिशमेंट बनाएंगे, एक हम एक वो कमेटी बनाएंगे, एक मुनज़्ज़म एक इदारा बनाएंगे जो आपको प्रोटेक्शन देगा। आपकी जान को, माल को, प्रोटेक्शन को, या आपकी पर्सन या प्रॉपर्टी को कोई खतरा नहीं होगा। और उसके लिए ये हमें सजेशन दे रहा है कि जी हम ये काम करेंगे, ये काम करेंगे। कौन से हैं, कहता है जी आपका मेरे पर नोटिफाई आई थी मिनिस्ट्री ऑफ लॉ, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ को उसको नोटिफाई करेगा। एंड शेल वो नोटिफाई किया जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ लॉ से, नोटिफाइड बाई मिनिस्ट्री ऑफ लॉ। एंड शेल, आगे कहता है एंड शेल
with a view to carrying the purpose without general purpose. Generality of the opposite include following name. क्या स्पेशल सिक्योरिटी, स्पेशल सिक्योरिटी होगी, स्पेशल सिक्योरिटी अरेंजमेंट फॉर द विटनेस एंड विटनेस एंड विक्टिम, सिक्योरिटी अरेंजमेंट फॉर विटनेस मतलब विटनेस के लिए स्पेशल सिक्योरिटी अरेंजमेंट रखेंगे कि जी उनको कुछ ना हो, सिक्योरिटी अरेंजमेंट जो होंगे विटनेस प्रोटेक्शन के लिए, और उनका नाम कंसील कर दिया जाएगा आइडेंटिटी का, मतलब मतलब मैं कहूँगा जी मिस ए के साथ वो ज्यादती हुई है, तो मिस ए का नाम लिख देंगे कि जी वाई लिख देंगे, जी लिख देंगे, मतलब उसका नाम कंसील कर लिया जाएगा, उसकी आइडेंटिटी कंसील कर ली जाएगी। या फिर वो आगे कहता है कि जी वो डिस्टेंस रिकॉर्डिंग मतलब ऑडियो वीडियो, मतलब वो वुमेन या वो विक्टिम वो घर बैठी हैं, उनका बयान ऑडियो वीडियो के थ्रू रिकॉर्ड कर लेंगे कि जी आप अदालत में ना आए, अगर आपको लगता है कि जी एक्यूज ने मजीद आपके साथ ज्यादती करनी है, आपको कुछ करना है, तो आपका बयान हम ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग के थ्रू ले लेंगे। ठीक हुआ। आगे था रीलोकेशन ऑफ विटनेसेस, मतलब उनको रीलोकेट कर देंगे, मतलब एक जगह से दूसरी जगह भेज देंगे। ये आप विटनेस प्रोटेक्शन पढ़े तो वो वहां पे भी यही चीजें बताई गई हैं, ये इस पे भी इसका सेक्शन 6 है, उसमें भी यही चीजें बताई गई हैं जो आपका नॉन सिक्योर नॉन कोर्ट मेजर्स में वो बात करता है। और सेफ हाउस या दारुल अमान भेज दिया जाता है वुमेन को, विक्टिम को, विक्टिम मोस्टली आप देखते हैं दारुल अमान भेज देते हैं। तो ये कहता है वो उसको ये प्रोटेक्शन दी जा सकती है विटनेस को या विक्टिम को, उनको ये प्रोटेक्शन दी जा सकती है ताकि वो अपना केस प्रोसीड करा सकते हैं। कहता है टिल सच रूल्स एज टिल सच टाइम एज रूल इनसेज्ड आर प्रिस्क्राइब प्रोविजन आर आईसीटी विटनेस प्रोटेक्शन एज द केस में बी शैल बी बोथ विक्टिम अंडर दिस। कहता है जब तक इनके लिए रूल्स नहीं बनते कि जी एक विटनेस को या विक्टिम को कैसे प्रोटेक्शन देनी है, तो जो आपका वो प्रोविंशियल या इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी जो है विटनेसेस हैं प्रोटेक्शन लॉज हैं, विटनेस प्रोटेक्शन लॉ है उनके मुताबिक होगा। मतलब अब जब तक इनके रूल्स या लॉ नहीं बनते तब तक हमारा विटनेस प्रोटेक्शन अप्लाई होगा। मतलब मैं इसको कह सकता हूँ टिल न्यू अमेंडमेंट, न्यू इनेक्टमेंट दी ओल्ड विटनेस प्रोटेक्शन एक्ट। ये आ गया जी आपका इन्वेस्टिगेशन इनकी कैसे होगी, शेड्यूल ऑफेंस की इन्वेस्टिगेशन कैसे होगी। यहाँ तक किसी का क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, एनीवन एनी क्वेश्चन। नो सर, कोई क्वेश्चन नहीं। चलें देखें। कहता है कि जी ये जो सेक्सुअल ऑफेंसेस है ना उनके लिए एक उन्होंने आपका स्पेशल जो है सेक्सुअल ऑफेंसेस इन्वेस्टिगेशन यूनिट बनाए गए हैं हर डिस्ट्रिक्ट में। वो स्पेशल इन्वेस्टिगेशन स्पेशल सेक्सुअल ऑफेंसेस इन्वेस्टिगेशन यूनिट जो है वो इन्वेस्टिगेट करेगा, वो इन्वेस्टिगेट करेगा। और स्पेशल सेक्सुअल इन्वेस्टिगेशन ऑफेंसेस इन्वेस्टिगेशन यूनिट में कौन लोग होंगे, वो कंप्राइज होगा पुलिस ऑफिसर एंड हु रिसीव ट्रेनिंग या इन्वेस्टिगेशन ऑन सेक्सुअल ऑफेंसेस, मतलब वो पुलिस वाले होंगे जो पहले वो ट्रेनिंग ले चुके हैं सेक्सुअल ऑफेंसेस की इन्वेस्टिगेशन की ट्रेनिंग ले चुके हैं वो होंगे। आगे था इन्वेस्टिगेशन इंस्पेक्ट ऑफ offenses mentioned in shall carried out as offenses mentioned in Schedule 1 by sexual offenses. Sexual offenses स्पेशल सेक्सुअल offenses यूनिट होगा, और जो शेड्यूल 2 है उसके लिए वो होगा स्पेशल सेक्सुअल offenses इन्वेस्टिगेशन यूनिट है
अंडर द सुपरविजन ऑफ ये, जो शेड्यूल 2 में ना सीरियस ऑफेंसेस बताई गई हैं, सीरियस ऑफेंसेस। चलो जी, यहाँ पे एटीसी वाली भी ऑफेंसेस हैं। ये स्पेशल वो शेड्यूल 2 वाली ये इसमें ना ये 2 वाली है, मतलब जैसे 376, 377, इनमें वो स्पेशल सेक्सुअल इन्वेस्टिगेशन यूनिट है वो करेगा, लेकिन उसको सुपरवाइज कर होगा 17वें स्केल का कोई ऑफिसर, मतलब एसपी, डीएसपी, एसएसपी, वो सुपरवाइज कर होगा। ये ऑफेंसेस हैं 376, 377 वाली, या वो आपका वो चाइल्ड पोर्नोग्राफी वाली है, या एटीसी वाली जो ऑफेंसेस हैं वो। ठीक है, चाइल्ड पोर्नोग्राफी वाली वो स्पेशल इसमें है, वो शेड्यूल 1 में है। यहाँ पे शेड्यूल 2 में सीरियस ऑफेंस हैं, इनकी वो बात कर रहा है। ठीक हो गया। आगे था इन इन केस ऑफ कंप्लेन रिलेशन टू शेड्यूल 2, मतलब ये जैसे 376 वाली जो है। ठीक है, express dissatisfaction which is based on reasonable ground, investigation shall be transferred to district head of the। अब कहता है कि कंप्लेंट आती है, कंप्लेंट में वो जज इन्वेस्टिगेशन से सेटिस्फाई नहीं है, तो फिर वो उसकी इन्वेस्टिगेशन डीपीओ को भेज दिया जाएगा, हेड ऑफ इन्वेस्टिगेशन ऑफिस। इन्वेस्टिगेशन ऑफिस का जो हेड है उसको भेजा जा सकता है। आगे कहता है दी ऑफिसर ऑफ स्पेशल सेक्सुअल ऑफेंसेस इन्वेस्टिगेशन यूनिट शैल ऑर्डिनरी फ्रॉम द एरिया विच ऑफेंस टेकन प्लेस। अब देखिए ना, ऑफेंस होती है लाहौर में, तो जो लाहौर की टीम है, लाहौर की यूनिट की टीम है, वो इन्वेस्टिगेशन करेगी। ऑफेंस हुई है मुल्तान में, तो मुल्तान की टीम, मुल्तान की टीम इन्वेस्टिगेशन। ये आपका 177 सीआरपीसी भी वही कहता है, जहाँ पे ऑफेंस हुई है वहीं पे उसकी इंक्वायरी होगी, इन्वेस्टिगेशन होगी। ठीक हो गया। आगे तक जी, प्रोवाइडेड दैट इन एक्स प्रोवाइडेड इन एक्सेप्शनल केसेस एंड वेयर द डिक्टेट। आगे तक जी, स्पेशल the officer of special sexual offences investigation unit shall utterly from the area from declare, provided in exceptional scenario where this dictate on the fair and accurate and technical investigation or warrant of the officer may be deputed under ये स्पेशल यूनिट्स को भेजे जाते हैं। ये कहते हैं इन एक्सेप्शनल केसेस एंड वेयर द डिक्टेट ऑफ फेयर, एक्यूरेट एंड टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन investigation warrant, otherwise officer from from the area other than the area of occurrence may be। अब देखें, जनरल उसने बता दिया कि जी जहां पे ऑफेंस हुई है वहां पे होगा, मतलब इन्वेस्टिगेशन भी वहीं पे होगी। जहां ऑफेंस हुई है इन्वेस्टिगेशन वहीं पे होगी। ऑफेंस हुई है शेखुपुरा में, तो उसकी इन्वेस्टिगेशन भी वहीं पे होगी, ये रूल 1 कह रहा है। ये आपका जनरल रूल कह रहा है, ये जनरल रूल है। ठीक है, ये आगे कहता है कि जी हाँ, अगर शेखुपुरा में किसी भी वजह से, शेखुपुरा में वहां पे नहीं हो सकती, शेखुपुरा में वो इन्वेस्टिगेशन वैसे नहीं हो सकती, मतलब वो शेखुपुरा में कोई वो फेयर इन्वेस्टिगेशन नहीं हो सकती। शेखुपुरा में वो जो पुलिस वाले हैं वो मिल जाते हैं, शेखुपुरा में कोई टेक्निकल मसला है, कोई और मसला है किसी भी वजह से, तो वही इन्वेस्टिगेशन किसी दूसरे एरिया में भी ट्रांसफर की जा सकती है, दूसरे एरिया में भी वो केस
इन्वेस्टिगेट किया जा सकता है। मतलब सपोज के इन्वेस्टिगेशन ऑफेंस हुई है कुछ शेखुपुरा में, और लगता है कि जी ये इसकी सही ट्रायल जो है वो लाहौर हो सकता है, लाहौर से इन्वेस्टिगेशन हो सकती है, तो वो इन्वेस्टिगेशन ट्रांसफर हो सकती है। ट्रांसफर ऑफ इन्वेस्टिगेशन टू अनदर एरिया। ठीक है। वो ये कहता है कि जी इन्वेस्टिगेशन बी टेकन वेयर वेयर ऑफेंस कमिटेड, वेयर वेयर ऑफेंस कमिटेड, ऑफेंस कमिटेड, जहाँ पे ऑफेंस कमिट हुई है वहीं पे होगी। ये जनरल रूल है। फिर एक्सेप्शन डाल दिया कि जी एक्सेप्शन, ये एक्सेप्शन नीचे है कि जी हाँ, कि जी वो ट्रांसफर भी हो सकती है। अब ट्रांसफर क्यों होगी, वो इस सिचुएशन ट्रांसफर भी हो सकती है कि वेयर दी डिक्टेट डिक्टेट्स अ फेयर एक्यूरेट ट्रायल आर अदरवाइज, आप और अदरवाइज, ये ग्राउंड बता रहा है कि जी इन केसेस में आपकी इन्वेस्टिगेशन ट्रांसफर भी हो सकती है, इन्वेस्टिगेशन ट्रांसफर भी हो सकती है। जी, यहां तक किसी का कोई भी क्वेश्चन, एनीवन एनी क्वेश्चन, क्लियर है यहाँ तक? जब इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो जाती है तो वो सबमिट करते हैं सैमुअल रिपोर्ट, और वो सब उस इन्वेस्टिगेशन जब कंप्लीट होती है तो एनुअल रिपोर्ट फाइनल रिपोर्ट आ जाती है अंडर सेक्शन बिफोर स्पेशल कोर्ट। सेशन कोर्ट के पास, वो स्पेशल कोर्ट के पास चलान आ जाता है। जी, यहां तक किसी का कोई भी क्वेश्चन, एनीवन एनी क्वेश्चन, क्लियर है यहाँ तक? हमने पढ़ा नाइन में, नाइन में कहता है कि जी इन्वेस्टिगेशन जो होती है ना उसके लिए हमने एक यूनिट बना दिया है, वो इन्वेस्टिगेशन करता है। कहता है यूनिट में हमने चलो बता दिया है स्पेशल सेक्सुअल ऑफेंसेस जो है वो इन्वेस्टिगेशन यूनिट है, वो करता है। फिर कहता है कि जी चलें वो तो हमने बता दिया है, उसके बाद वो हमने बता दिया कि जी जो आपका शेड्यूल ऑफेंसेस हैं शेड्यूल वन वाली, उसको तो स्पेशल यूनिट इन्वेस्टिगेट करता है, शेड्यूल टू को भी स्पेशल यूनिट इन्वेस्टिगेट करता है, लेकिन वो सुपरविजन होती है आपका किसी 17वें स्केल के ऑफिसर की, 17वें से अबव स्केल के ऑफिसर। ठीक हो गया। उसके बाद कहता है कि जी इन्वेस्टिगेशन वहीं पे होती है जहाँ पे ऑफेंस कमिट हुई है, लेकिन इन्वेस्टिगेशन ट्रांसफर भी हो सकती है। जब इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो जाती है तो उसके बाद वो आपका चालान आ जाता है, उसके बाद चालान आ जाता है। जी, यहां तक किसी का कोई भी क्वेश्चन हो, एनी वन एनी क्वेश्चन, एनी वन एनी क्वेश्चन जी, क्लियर है यहाँ तक? सर ये जो सुपरविजन है ये सिर्फ शेड्यूल टू के ऑफेंसेस में होगी, हाँ जी शेड्यूल वन मैडम, के ऑफेंसेस जी में जी, नहीं 17 नहीं, ग्रेड के ऑफिसर की सिर्फ सुपरविजन नहीं शेड्यूल, होगी? मैडम शेड्यूल टू के, शेड्यूल टू, शेड्यूल टू, शेड्यूल टू, शेड्यूल टू में होगी मैडम। चलें जी, आगे कहता है जी आपका,
चलो जी, सेक्शन 11 देखें। सेक्शन 11 इंडिपेंडेंस स्पोर्ट एडवाइजर, ये वो मैंने पीछे पहले बताया भी है कि जी इसमें वो इंडिपेंडेंस स्पोर्ट एडवाइजर में आपका डॉक्टर भी हो सकता है, वकील भी हो सकता है, और साइकोलॉजिस्ट भी हो सकता है, लेडी भी हो सकती है, या फिर आपका कोई जो है वो सोशल वर्कर भी हो सकता है। ठीक हो गया। चलो जी, कहता है इफ सो डिटरमाइन एंटी रेप क्राइसिस determined by the anti-rape crisis cell। अगर एंटी रेप डिटरमाइन क्राइसिस सेल डिटरमाइन करती है तो क्या होगा? एन इंडिपेंडेंट स्पोर्ट एडवाइजर शेल अकम्पेनी दी विक्टिम ड्यूरिंग कोर्ट प्रोसीडिंग। अब एक इंडिपेंडेंट जो है वो स्पोर्ट एडवाइजर जो होगा वो दिया जाएगा विक्टिम को कोर्ट प्रोसीडिंग में। कोर्ट प्रोसीडिंग में इन ऑर्डर टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ ड्यूरेस इन ऑर्डर टू किसके लिए दिया जाएगा? इन ऑर्डर टू रिड्यूस द रिस्क इस चीज का, रिस्क ऑफ रिस्क ऑफ ड्यूरेस और विक्टिमाइजेशन और विक्टिमाइजेशन ऑफ एनी नेचर या एनी adversity affected are likely to be affected upon the victim। तो इन चीजों के लिए उसको वो कहता है कि जी हम एक मतलब वो उसको कोई तंग ना करे, उसको कोई विक्टिमाइज ना करे, उसको कोई मतलब उसके एडवर्स कोई जो है वो मतलब वो फाइंडिंग या एविडेंस या कोई एडवर्स इफेक्ट ना हो। ठीक है। तो उसके लिए हम उसको दिया एस इंडिपेंडेंट स्पोर्ट एडवाइजर दे सकते हैं। अब इंडिपेंडेंट स्पोर्ट एडवाइजर में कौन से लोग होंगे? वो कहता है एक तो इंडिपेंडेंट स्पोर्ट एडवाइजर को ह्यूमन राइट्स से जो है वो एक लिस्ट बनाएगी। कहता है द स्पेशल कमेटी इन कंसल्टेशन विद shall prepare list ऑफ इंडिपेंडेंट स्पोर्ट एडवाइजर। वो स्पेशल कमेटी एक लिस्ट तैयार करेगी, वो हर तहसील लेवल पे या डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। और इसमें स्पेशल कमेटी शैल इन कंसल्टेशन विद दी वो मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन राइट्स इन लिस्ट सिविल सोसाइटी या ना एनजीओज whose member are nominee act as independent। कहता है कोई सिविल सोसाइटी या किसी एनजीओ के पर्सन जो है वो इंडिपेंडेंट स्पोर्ट एडवाइजर का काम कर सकते हैं। ठीक है। इंडिपेंडेंट स्पोर्ट एडवाइजर का काम कर सकते हैं। ठीक है। स्पेशल कमेटी की कंसल्टेशन के साथ वो लिस्ट दे देंगे कि जी ये लोग हैं, ये इस सोसाइटी के या इसके जो लोग हैं वो कर सकते हैं। अब वो कौन हो सकते हैं? इंडिपेंडेंट मेंबर शेल बी हैविंग स्किल विक्टिम। अब इसमें कौन होते हैं? वो कहता है इसमें वो जो लोग हैं वो आपका वो एक लिस्ट देता है, ये लोग हो सकते हैं। कौन से लोग हो सकते हैं वो ये लिस्ट बताता है। कहता है कि जी द इंडिपेंडेंट sport advisor shall be person having skill to deal the victim issue। उसके पास वो स्किल होगा जो डील करेगा वो विक्टिम को, मतलब विक्टिम को डील कर सकता हो, विक्टिम को डील कर सकता हो। आगे तक हु मे बी आ साइकोलॉजिस्ट, मतलब वो साइकोलॉजिस्ट हो सकता है। साइकोलॉजिस्ट हो सकता है, आ डॉक्टर डॉक्टर हो सकता है, आ लॉयर हो सकता है, आ पैरालीगल हो सकता है, या अ लेडी हेल्थ वर्कर हो सकती है, या अ सोशल वर्कर हो सकता है, या अ पर्सन हु मेंबर आर नॉमिनी ऑफ सिविल सोसाइटी।
a person of member of civil society यार, ये लोग हैं जो कि ये काम कर सकते हैं। मतलब हमने पीछे पढ़ा है कि जी एक जो है वो जो अ, पीछे ना मैंने आपको ये दिखाया था, ये जिसमें एमएस होता है और उसके बाद कमिश्नर हेड करता है स्पेशल कमेटी जो है, कमिश्नर हेड करता है, कमिश्नर या डिप्टी कमिश्नर हेड करता है, उसमें आपका मेडिकल सुप्रिटेंडेंट होता है, एक स्पोर्ट एडवाइजर होता है और एक पुलिस ऑफिसर होता है। ये मैंने पीछे आपको बताया है। वो जो लीगल असिस्टेंट, हाँ ये लीगल असिस्टेंट, सर 4 में। स्पेशल कमेटी जो बनाते हैं, जी जी एआरसीसी साइड मतलब 4 में। एंटी एंटी रेप क्राइसिस सेल जो बनाते हैं। एंटी रेप क्राइसिस सेल में ना ये देखे, ये हमने पढ़ा कि जी इसमें मेडिकल सुप्रिटेंडेंट होगा, इंडिपेंडेंट स्पोर्ट एडवाइजर होगा। इंडिपेंडेंट स्पोर्ट एडवाइजर वो बंदा जो उसको डील कर सकता है, जो उसको डील कर सकता है। तो उस डीलर कौन हो सकते हैं? वो डीलर वो आपका किसी एनजीओ या किसी सोसाइटी का पर्सन हो सकता है, एनजीओ या किसी सोसाइटी का पर्सन हो सकता है। इसको चलो जी, ये आपके इंडिपेंडेंट स्पोर्ट एडवाइजर हो गए। ये इंडिपेंडेंट स्पोर्ट आगे वो बताता है कि ये जो प्रोसीडिंग है सारी इन कैमरा होगी, मतलब पब्लिक नहीं होगी। इनकी ये प्रोसीडिंग पब्लिक नहीं होगी। मतलब ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि जी इसकी प्रोसीडिंग पब्लिक होगी या नहीं होगी। आप जैसे बेरक पढ़ रहे हैं ना, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कोई भी एमसीक्यूज आएगा। मतलब ये आप जैसे सुन रहे हैं ना, इसके बाद आपने घंटा डेढ़ से पढ़ लेना है बस, हल्का सा पढ़ लेना है घंटा डेढ़, ठीक है। तो कोई भी एमसीक्यूज आएगा, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि जी आपको हो जाएगा, आपसे हो जाएगा। चले, क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक किसी का कोई भी क्वेश्चन हो? एनी वन एनी क्वेश्चन? एनी वन एनी क्वेश्चन जी? एनी वन एनी क्वेश्चन? क्लियर है यहाँ तक? जी चुप, सर क्लियर। जी सर क्लियर है। चुप हैं आप, बिल्कुल चुप हैं। एक दफा ना मैं फिर कहता हूँ, बस क्लास जब एंड हो तो फिर आपने एक दफा इसको अ, थोड़ा सा सरसरी सा पढ़ लेना बस, कोई मसला नहीं है, मतलब बेहतरीन हो जाएगा। चलें जी आगे जी, आपका कैमरा इन इन कैमरा जो है वो ट्रायल होगा। मतलब ये बाकी जो ट्रायल ओपन होते हैं, बाकी ट्रायल ओपन होते हैं, ये ओपन ही होगा। मतलब पब्लिक की यहाँ पे एक्सेस नहीं होगी, यहाँ पे पब्लिक की एक्सेस नहीं होगी, ठीक है। कहता है द ट्रायल ऑफ शेड्यूल फैंस शैल बी कंडक्टेड इन कैमरा, ठीक है। वो आपका ट्रायल जो है वो इन कैमरा होगा। और कोर्ट चाहे तो किसी पर्सन को अंदर भी
दाखिल होने देगी, प्रोवाइडेड दैट इफ कोर्ट थिंग्स things offered on own motion, on its own motion or on application made by citizen by either party allow a party person to access to court proceeding. ठीक है, मतलब किसी पर्सन को कोर्ट में एक्सेस दे सकती है अगर कोर्ट को कोई रिक्वेस्ट करता है तो। ठीक हो गया। कहता है not anything contain any other law father where any proceeding under this subsection 1 the court may adopt the appropriate measure holding the trial through hold a trial including holding trial through audio video link uses screen for the protection of victim of witness। अब यहाँ पे देखे ना, कभी उनको लगता है कि जी विटनेस या उनको लगता है कि जी विटनेस या विक्टिम इधर आएंगे तो वो ट्रायल वो जो है वो अ, मुश्किल होगी, मतलब उनकी जान या माल को खतरा है, वो उसको मारा जा सकता है विटनेस या विक्टिम को। तो फिर उनको अदालत नहीं बुलाएंगे, बल्कि वो जो पीछे हमने पढ़ा है कि जी विटनेस एंड विक्टिम प्रोटेक्शन इस्टेब्लिशमेंट के थ्रू, मतलब उसका वो इस्टेब्लिशमेंट के थ्रू उनकी ऑडियो वीडियो बयान रिकॉर्ड कर लेंगे, अदालत में उनको नहीं बुलाएंगे। वो समझ लीजिए कि वो सेफ कस्टडी में जब बैठे हैं वो ठीक है। आगे कहता है वेयर एनी प्रोसीडिंग आर हेल्ड अंडर सब्सेक्शन इट शैल नॉट बी लॉफुल फॉर एनी पर्सन टू पब्लिश और broadcast any matter or information except with the permission of court। आप वो नहीं कर सकते, लेकिन हाँ कोर्ट की परमिशन से आप कर सकते हैं। पीछे हमने पढ़ा ना ये सेक्शन 13, मैं आपको ये बताता हूँ। ये आप पढ़े ना सेक्शन, आपका सेक्शन 13 है जुवेनाइल जस्टिस एक्ट का, वो भी ये कहता है कि जी आप जुवेनाइल की जो प्रोसीडिंग है वो जुवेनाइल की जो प्रोसीडिंग्स हैं वो पब्लिश नहीं होती। जुवेनाइल की प्रोसीडिंग मतलब 13A कहता है जुवेनाइल की जो है वो आइडेंटिटी कोई पब्लिश नहीं करेगा, अगर पब्लिश करता है तो उसको 3 साल सजा है। 13(3) सेक्शन 13 सबसेक्शन 3 कहता है कि जी अगर जुवेनाइल की कोई जुवेनाइल की कोई वो करता है आपका जुवेनाइल की कोई जो प्रोसीडिंग को पब्लिश करता है तो उसकी भी वो सजा होगी जो कि 2 साल है, उसकी सजा होगी जो कि 2 साल है। ले ले यहाँ तक। आगे जी आपका एविडेंस गाइडलाइंस, ये मेन है। एविडेंस कैसे कलेक्ट ली जाएगी, एविडेंस कैसे ली जाएगी। जी यहाँ तक किसी का कोई भी क्वेश्चन हो, एनीवन एनी क्वेश्चन, एनीवन एनी क्वेश्चन। क्लियर है यहाँ तक। Yes, sir. Yes, sir. चलो जी, चलो जी। कहता है कि जी ये रेप केसेस हम ज्यादा पढ़ रहे हैं, रेप केसेस, तो रेप केसेस में ना ये एक दफा अभी वो चली गई हैं आयशा
ए मलिक, आयशा मलिक, उसने भी ये जो कहा था कि जी टू फिंगर विजिनिटी या ये, कहता है ये सारा बकवास है, इसको आपने कुछ भी नहीं कंसिडर करना, इसको कुछ भी नहीं कंसिडर करना। मतलब वो आप ये जो कहता है जी, मतलब ये सारा जो है वो उसने कहा कि जी ये सारा बकवास है, ये ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है। एंड ये उसने कहा कि जी टू फिंगर विजिनिटी टेस्टिंग फॉर द पर्पस ऑफ मेडिकल लीगल shall relating to Shriman shall be strictly prohibited and no prohibitive value attached thereto। मतलब कहता है ये वो टू फिंगर जो टेस्टिंग है, वर्जिनिटी टेस्ट है, ये प्रोहिबिट है, मतलब ये मतलब रोका गया है, मतलब कहता है ये नहीं कराया जाएगा, ये टेस्ट नहीं कराया जाएगा, और इसकी कोई एविडेंशियरी वैल्यू भी नहीं होगी, और प्रोहिबिटिव फैक्ट नहीं होगा, मतलब वो नहीं होगा कि जी, मतलब वो नहीं होगी तो वो ऑफेंस प्रूव नहीं हो गया। तो ऐसा उन्होंने कहा कि जी ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है कि जी आप वो प्रूव नहीं हो, मतलब वो नहीं भी है तो फिर भी वो कहता है कि जी एविडेंस प्रूव की जा सकती है, फिर भी एविडेंस प्रूव की जा सकती है। प्रो ये जो कहता है ना प्रोबेटिव वैल्यू, प्रोबेटिव वैल्यू कहता है कि जी एबिलिटी टू ऑफ एविडेंस टू प्रूव और डिसप्रूव। तो कहता है कि जी ऐसा नहीं है कि जी वो आपका टू फिंगर विजिनिटी नहीं है तो वो प्रूव नहीं होगा या प्रूव होगा, या प्रूव नहीं होगा, तो ऐसा कुछ नहीं है वो कहता है। चलें जी, आगे जी आपका। कहता है इन रिस्पेक्ट ऑफ द शेड्यूल ऑफेंस एनी एविडेंस टू शो दैट विक्टिम इज जनरली इमोरल करेक्टर इज, कहता है कि जी देखें, ये 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 स्पेशलाइज, ये डिस्करेज कर रहा है 68 को, 68 क्यूएसओ आर्टिकल 68 क्यूएसओ को डिस्करेज कर रहा है। मतलब उन्होंने पढ़ा है ना कि जी क्रिमिनल का, एक्यूज का, या क्रिमिनल केसेस में वो कैरेक्टर रेलिवेंट नहीं है, क्रिमिनल केसेस में करेक्टर एलिमेंट नहीं है, लेकिन कहता है कि करेक्टर एलिमेंट हो सकता है, करेक्टर एलिमेंट हो सकता है। कब? जब वो आपका उसका करेक्टर इटसेल्फ फैक्ट नहीं हो, करेक्टर इटसेल्फ फैक्ट नहीं हो। तो कहता है शेड्यूल ऑफेंसेस में विक्टिम का कोई इमोरल करेक्टर है भी सही तो वो एडमिजिबल ही नहीं होगा, वो एडमिजिबल ही नहीं होगा, मतलब उसको एडमिजिबल नहीं समझा जाएगा। मतलब आप आप मतलब सपोज के एक वुमेन ने रेप का केस की एफआईआर करवाई है, कल को आप उसके खिलाफ एविडेंस लेके आती हैं, आप कहते हैं कि जी वो मतलब जो है वो मतलब कैरेक्टरलेस है या उसका काम है, उसका धंधा है, तो ऐसी कोई एविडेंस एडमिजिबल ही नहीं होगी, वुमेन के खिलाफ ऐसी कोई एविडेंस एडमिजिबल ही नहीं। ठीक हो गया। आगे तक प्रोवाइड दैट द राइट ऑफ accused फॉर फेयर ट्रायल shall not be prejudiced। मतलब वो यहाँ पे वो कहता है कि जी ठीक है, उसकी वुमेन की आप मतलब जो वुमेन का बैड करेक्टर है उसकी एविडेंस ना लें, लेकिन आपने ये जेन में रखना है कि जी उससे अक्यूज का जो राइट है, आर्टिकल 10 कहता है कि जी फेयर ट्रायल का जो राइट है वो प्रेजराइज ना हो, वो प्रेजरा मतलब फेयर ट्रायल इफेक्ट ना हो। आर्टिकल 10A है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ, ये इफेक्ट ना हो।
मतलब कहता है कि जी अगर जहाँ पे जरूरी हो एक्सेप्शनल केस में तो आप दिखा सकते हैं, तो वाइज है। जनरल रूल है कि जी उसकी वो एविडेंस नहीं एडमिसिबल होगी, ठीक है, एविडेंस ऑफ एडमिसिबल वो एडमिसिबल नहीं होगी। लेकिन हाँ कहता है कि जी अगर फेयर ट्रायल इफेक्ट होता है तो फिर उसकी एविडेंस वो एडमिसिबल हो सकती है, फिर उसकी एविडेंस एडमिसिबल हो सकती है। चलो जी आगे था जी टेस्टिमनी ऑफ विटनेस accused shall be the testimony and evidence of victim accused and witnesses in court shall shall be video recorded preserved or reduced in writing, ठीक है। मतलब कहता है कि जी जो एविडेंस है या बयान है या एविडेंस है विक्टिम की, ठीक है, टेस्टिमनी जो है वो आपके जो बोलता है बयान देता है टेस्टिमनी देता है, एविडेंस मतलब कोई भी वो डॉक्यूमेंट देते हैं फोटो देते हैं कुछ भी देते हैं वो एविडेंस है विक्टिम की या एक्यूज की या विटनेस की इन कोर्ट shall be video recorded preserved and reduced into writing। मतलब उधर ना कैमरे लगे होते हैं, उधर कैमरे लगे होते हैं, मतलब आप जो बोल रहे होते हैं वो कैमरों में रिकॉर्ड भी हो रहता है कि जी आप क्या बोल रहे हैं, और उसको फिर सेव भी किया जाता है, उसको सेव भी किया जाता है, उसको रिटर्न भी ले आते हैं, उसको रिटर्न में भी ले आते हैं, उसको रिटर्न में भी ले आते हैं। जी यहां तक किसी का कोई भी क्वेश्चन हो? क्लियर है? आ गया जी आपका सिंपली एविडेंस का कहा गया, एविडेंस कहता है कि जी वो टू फिंगर विजिबिलिटी टेस्ट जो है वो मतलब एडमिसिबल नहीं होगा, और उसके बाद उसकी कोई प्रोबेटिव वैल्यू भी नहीं होगी, और उसके बाद कहता है कि जी जो विटनेस का जो इमोरल करेक्टर एडमिसिबल नहीं होगा, एक्सेप्शनल केसेस में एडमिट भी कर सकते हैं। विटनेस जो भी अदालत में आके बताएंगे उसको रिकॉर्ड किया जाएगा, वीडियो रिकॉर्ड किया जाएगा, और कैमरे लगे होंगे, उसको सेव किया जाएगा, और उसके बाद उसको लिखा भी जाता है। जी यहाँ तक किसी का क्वेश्चन हो तो, यहाँ तक किसी का कोई भी क्वेश्चन हो, यहाँ तक किसी का कोई भी क्वेश्चन हो, एनीवन एनी क्वेश्चन? क्लियर है? नो सर। माशाल्लाह। जी सर। नहीं है क्लियर? यस सर क्लियर है। अच्छा चलें जी आगे कहता है 164 की स्टेटमेंट कहता है नॉट एनीथिंग कंटेन एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बीइंग फोर्स एज सून एज प्रैक्टिसेबल एज सुन आप स्टेटमेंट ऑफ विक्टिम शैल बी रिकॉर्डेड अंडर 164 अनकोड अंडर 164 कोड ओनली वंस, ठीक है। आ स्टेटमेंट ऑफ विक्टिम शैल बी रिकॉर्डेड अंडर 164 ओनली वंस। आप देखते हैं ना मैंने आपको पहले बताया हमारा अपना जाति केस था, मतलब जाति केस से मतलब पहला पहला केस था, वहां पे विक्टिम की जो एज थी मतलब लड़की की एज थी कोई 16 साल, लड़का जिसने के साथ वो भाग गई थी उसकी 25 साल एज थी। बाद में उसको माँ बाप ने पकड़ लिया, तो माँ बाप ने जब पकड़ा, पहले उसने कहा कि जी मैंने अपनी मर्जी से शादी की है, मुझे किसी ने अगवा नहीं किया, मुझे किसी ने अगवा नहीं किया। बाद में जब माँ बाप के पास आई तो माँ बाप ने उसका बयान रिकॉर्ड करवाया, उसने कहा कि जी मुझे तो अगवा किया गया है, मुझे अगवा किया गया है, मुझे मेरे साथ ज्यादती की गई है। बाद में उसका बयान रिकॉर्ड किया गया। दूसरा तो कहता है सीआरपीसी बिल्कुल कहती रहे, सीआरपी बिल्कुल कहती है कि जी 10 दफा बेशक 164 के बयान हो, लेकिन रेप एक्ट के तहत एक दफा जो बयान होगा वही हो, बस दोबारा कोई बयान नहीं, दोबारा कोई बयान नहीं।
चलो जी आगे किताब का। कहते ही स्टेट द स्टेटमेंट अंडर द स्टेटमेंट द स्टेटमेंट अंडर दिस सबसेक्शन shall be recorded shall be video recorded and preserved in writing। मतलब वो भी 164 की स्टेटमेंट भी रिकॉर्ड की जाती है। एन अपॉर्चुनिटी ऑफ क्रॉस एग्जामिनेशन द विटनेस बी गिवन टू द काउंसिल ऑफ एक्यूज नॉट द एक्यूज हिमसेल्फ। अब 164 की स्टेटमेंट है तो काउंसिल ऑफ एक्यूज उस पर क्रॉस कर सकता है, नॉट एक्यूज। जनरल रूल ये है कि जी एक्यूज भी क्रॉस कर सकता है, एक्यूज क्वेश्चन पूछ सकता है। लेकिन आप विटनेस प्रोटेक्शन एक्ट देखें तो वो कहता है कि जी एक्यूज नहीं पूछेगा। यहाँ पे भी वो कह रहा है कि जी एक्यूज नहीं पूछेगा, एक्यूज क्रॉस नहीं करेगा। एंड द कोर्ट में the court may put its question to the witness, any question framed and accused may be given to the presiding officer or to court of court who may put the and found appropriate to the victim। अब देखे ना, कोर्ट क्वेश्चन पूछ सकती है या एक्यूज विटनेस जो है एक्यूज अपने क्वेश्चन देगा जज को या अपने वकील को, तो वो वकील भी क्वेश्चन पूछ सकता है या जज पूछ सकता है। मतलब देखे ना, अक्यूज का कौन सा क्वेश्चन पूछ सकता है, जज कौन सा क्वेश्चन पूछ सकता है, और क्वेश्चन फ्रेम पर भी वो अक्यूज में भी गिवन और वो कोई अगर अक्यूज पूछना चाहता है तो वो अपने क्वेश्चन देगा जज को, फिर जज वो क्वेश्चन पूछेगा उस विक्टिम से। जी यहाँ तक किसी का क्वेश्चन होता, मतलब यहाँ पे कहता है कि जी सिर्फ 164 की स्टेटमेंट एक दफा होगी, दूसरी दफा नहीं होगी। 164 की स्टेटमेंट को भी वीडियो रिकॉर्डिंग के थ्रू रिकॉर्ड किया जाएगा, सेव किया जाएगा, लिखा भी जाएगा। और 164 की स्टेटमेंट में एक्यूज का कौंसल तो क्रॉस कर सकता है, एक्यूज क्रॉस नहीं कर सकता। एक्यूज ने क्रॉस करना है तो अपने वो जो क्वेश्चन है वो जज साहब को देंगे, जज साहब उससे वही क्वेश्चन पूछ लेंगे। जी यहाँ तक किसी का क्वेश्चन हो तो, यहाँ तक किसी का कोई भी क्वेश्चन हो, एनीवन एनी क्वेश्चन, एनीवन एनी क्वेश्चन। जी क्लियर है यहाँ तक? जी यस सर। सर। चलें जी, एक वो मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एक कमेटी बनाती है। कमेटी में वो मेंबर्स जो होते हैं वो आपका कमेटी वर्क मेंबर्स ऑर्डिनरी भी हो सकते हैं या पैसे वाले भी, मतलब फीस वाले भी हो सकते हैं। और उसके बाद यही कमेटी जो है वो अपना मतलब कमेटी जो है वो आर्डर कंप्लायंस कराएगी, मतलब कोर्ट के कोई आर्डर हैं उनकी कंप्लायंस कराएगी। और अगर कोई ये कमेटी का कोई मेंबर अपने आर्डर की कंप्लायंस नहीं करवाता तो उनके खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन भी लिया जा सकता है। ठीक है, तो कहता है कि जी आपका कमेटी से क्या मतलब है। कहता है कमेटी मीन दी मिनिस्ट्री ऑफ लॉ अपॉइंट करेगी एक कमेटी, स्पेशल कमेटी। अब स्पेशल कमेटी में कौन लोग होंगे, कंप्राइजिंग सच मेंबर्स एंड एज डीम फिट ऑन प्रो बोनो और ऑनरी बेसिस। मतलब कमेटी में जो लोग आएंगे वो फीस पैसे लेके भी आ सकते हैं या मुफ्त में भी आ सकते हैं, ऑनरी भी आ सकते हैं। आगे था चीफ सेक्रेटरी एंड द फिनांस सेक्रेटरीज प्रोविंशियल गवर्नमेंट and ICT in Islamabad shall assist the special committee on to ensure reasonable funding for the performance and duties under this act। ये कमेटी जो है वो आपका फंडिंग करेगी, मतलब आपका चीफ सेक्रेटरी और बाकी प्रोविंस बाकी फिनांस सेक्रेटरी जो है, हर प्रोविंस के इस्लामाबाद का भी फिनांस सेक्रेटरी वो जो है वो आपका असिस्ट करेंगे स्पेशल कमेटी को कि जी वो कैसे फंडिंग करें इन काम के लिए। मतलब हमने असिस्टेंस देनी है विक्टिम को तो उसके लिए फंडिंग कैसे की जाए वो बताएंगे कि जी हमने असिस्टेंस देनी है अक्यूज को
उसकी फंडिंग कैसे की जाए, ये सारा हमें स्पेशल कमेटी बताएगी। Special committee shall take all steps in relating to uh, any federal or provincial division, department, of office, agency for the purpose of effectual compliance of this act। मतलब इस एक्ट को हमने कैसे कंप्लाई करना है, इस एक्ट को हम कैसे चलाएंगे, तो इसके लिए स्टेप्स लेगी कौन, स्पेशल कमेटी। मतलब स्पेशल कमेटी का ये है कि जी हाउ टू अप्लाई दिस एक्ट। फैक्चुअल कंप्लायंस ऑफ दिस एक्ट, मतलब इस एक्ट को हमने कहा से कंप्लाई करना है, वो स्पेशल इंक्लूडिंग रीडिंग दी मतलब रीचिंग आउट दी फेडरल प्रोविंशियल डिवीजन डिपार्टमेंट एजेंसी अथॉरिटी। मतलब यहाँ तक हमने फेडरल मिनिस्टर तक कैसे पहुंच करनी है, प्रोविंशियल मिनिस्टर तक कैसे पहुंच करनी है, ये स्पेशल कमेटी ही सारे काम करेगी। आगे तक स्पेशल कमेटी शेल कंप्राइज इंडिविजुअल फ्रॉम फेडरल। अब स्पेशल कमेटी में कौन कौन से लोग होंगे, में कंप्राइज इंडिविजुअल। अब वो स्पेशल कमेटी में कौन से लोग होंगे, इंडिविजुअल फ्रॉम एनी फेडरल, फेडरल या प्रोविंशियल, फेडरल मिनिस्ट्री, प्रोविंशियल मिनिस्ट्री, या किसी डिवीजन से, या किसी डिपार्ट से, या किसी अथॉरिटी से, या किसी ऑफिस से पर्सन दिए जा सकते हैं, या फ्रॉम मेंबर्स ऑफ लीगल मेडिकल या रिटायर्ड जजेस सर्विंग रिटायर्ड, ये लोग हो सकते हैं, मतलब ये कमेटी के मेंबर हो सकते हैं। ये लोग आगे वो कहता है सर्विंग, या ये सिविल सोसाइटी, ये आपके कमेटी के मेंबर्स हो सकते हैं, मतलब इन या इन डिपार्टमेंट कमेटी के मेंबर्स। ये ये ठीक है। ये वो बता रहा है कि जी कमेटी का पर्पज क्या है, कमेटी इस एक्ट को हमने कैसे चलाना है, ये एक स्पेशल कमेटी बनाई जाती है, वो कराएगी। पीछे हमने पढ़ा था लैंड रेवेन्यू विटनेस प्रोटेक्शन एक्ट, विटनेस प्रोटेक्शन एक्ट। ठीक है, मतलब ये जो कमेटी है, पीछे हमने विटनेस प्रोटेक्शन एक्ट पढ़ा था, तो वहां पे वो विटनेस प्रोटेक्शन बोर्ड बनाया था। विटनेस प्रोटेक्शन बोर्ड पॉलिसी बनाता है, पॉलिसी गवर्नमेंट से अप्रूव कराता है, पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करवाता है, और बाकी बहुत सारी ड्यूटीज बनाता है जो
गवर्नमेंट कहती है। तो यहाँ पे वही है कि जी स्पेशल कमेटी वो जो है वो सारे स्टेप्स तय करेगी कि जी हमने इस एक्ट को कैसे पढ़ना है, मतलब कैसे अप्लाई करवाना है, हमने विटनेसेस को प्रोटेक्शन कैसे देनी है, हमने विक्टिम को प्रोटेक्शन कैसे देनी है, लीगल असिस्टेंस कैसे देनी है, और जो वो आपका एडवाइजर जो है वो आपका इंडिपेंडेंट स्पोर्ट एडवाइजर वो कौन सा होगा, किस एनजीओ से होना चाहिए, और कोड्स कैसे बननी चाहिए, ये सारा स्पेशल कमेटी करेगी। ठीक है। आगे था फॉर द पर्पज इफेक्टिव कंप्लायंस एंड फॉर प्रॉपर वर्किंग द स्पेशल कमेटी the special committee shall from time to time seek information and require from federal या provincial ministries, उनसे वो गाइडेंस भी ले सकती है। वो स्पेशल कमेटी इनसे गाइडेंस भी ले सकती है। कहता है कि जी if any person refuse or fail to comply the direction issued by special committee under this section, the special committee made up for the appropriate authority for taking special disciplinary action against the person। मतलब आप ना, मतलब ये स्पेशल कमेटी किसी से असिस्टेंस मांगती है, वो पर्सन असिस्टेंस नहीं देता, तो स्पेशल कमेटी जो कमेटी है वो उसकी कंप्लेंट करेगी उस डिपार्ट को जिस डिपार्ट का वो पर्सन है। मतलब स्पेशल कमेटी ने असिस्टेंस मांगी है पुलिस से एफआईआर के बारे में, एफआईआर वो पुलिस नहीं देती, तो स्पेशल कमेटी उसके खिलाफ जो है वो एक्शन के लिए डीपीओ को कह देगी, या डिस्ट्रिक्ट पब्लिक सेफ्टी कमीशन है उसको कंप्लायंस करेगी, रिपोर्ट करेगी कि जी आप इनके खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन लें, ये काम। चलें जी आगे जी आपका ट्रायल। यहाँ तक किसी का क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं, एनीवन एनी क्वेश्चन। चलें जी आगे जी ट्रायल। कहता है कि जी दी कोर्ट अपॉन टेकिंग cognizance under this act shall decide the case as expeditiously as within the 4 month। मतलब वो बताया गया कि ट्रायल जो है इनका 6 महीने में डिसाइड किया जाएगा। रेप जो ट्रायल है वो 4 महीने में, ये एमसीक्यूज आ सकता है, ये एमसीक्यूज आ सकता है कि जी 4 महीने में आपने ट्रायल कंप्लीट करना है। और कहता है स्पेशल कोर्ट जो है 2 एडजर्नमेंट देगी। ना 2 एडजर्नमेंट से ज्यादा नहीं होंगी, जैसे हम जाते हैं ना, हम ट्रायल केस भी है तो हम 2 एडजर्नमेंट से ज्यादा नहीं दे, हम जाते हैं डेली एडजर्नमेंट दे देते हैं, तो वो कहते हैं नहीं, इधर सिर्फ 2 एडजर्नमेंट होंगे, 2 एडजर्नमेंट बस। ये मॉडल कोर्स ये खोसा साहब की जजमेंट वो प्लान था। वो कह रहा था कि नहीं हम मर्डर ट्रायल भी 4 महीने में डिसाइड करेंगे, मर्डर ट्रायल भी 4 महीने में डिसाइड करेंगे। During the trial of case out of the one adjournment upon the payment of cost by seeking adjournment, and where the defense does not appear upon two consecutive adjournment to court may appoint another counsel for within 7 years time। कहता है कि जी देखें, आप अगर आपका एडजर्नमेंट जो वन एडजर्नमेंट होगी आपको कास्ट लगा के, और ठीक है। आगे कहता है डिफेंस काउंसिल अगर 2 डेट्स पे नहीं आता तो उस डिफेंस काउंसिल की छुट्टी होगी, वो घर बैठे फिर हम नया अपॉइंट कर लेते हैं इनके ना पास।
पंजाब बार काउंसिल या वो जो बार काउंसिल है उनके पास लिस्टें होती है, और डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी के पास भी लिस्टें होती है, जो वकील आपसे स्टेट काउंसिल में पेश होना चाहते हैं उनकी। या अभी हमने देखा है लीगल एड अथॉरिटी दो एक्ट 2020 भी बनाया गया है, इसके तहत भी वो लिस्टें होती हैं, तो वो उनको ऐड करते हैं। आगे तक ये आपका वो उनका दूसरा कोई वकील आ जाएगा पैनल में से। आगे था इफ इन ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ट्रायल द कोर्ट इज ओपिनियन that the trial of offense which is which the accused is alleged to have committed is not scheduled offense। अगर मतलब accused कहता है not वो scheduled offense नहीं है, तो court shall regard the reason and regard the such opinion of such opinion which are court shall regard such opinion and try the accused only for such offenses which are scheduled offenses। मतलब कहता है ये ट्रायल को अगर कोई कहते हैं कि जी ये शेड्यूल ऑफेंस में नहीं आती, तो ये कोर्ट सिर्फ शेड्यूल ऑफेंस ट्राई करेगी। मतलब मैं कहूँगा जी 376 के साथ और ऑफेंस लगा दी है, मतलब 380 लगा दिया, 380 तो शेड्यूल ऑफेंस है ही नहीं, तो फिर वो 376 ही ट्राई करेगी बस। ये स्पेशल कोड 376 ही ट्राई करेगी। एंड स्पेशल कोर्ट में आल्सो ट्राई द ऑफेंस नॉट लिस्टेड इन शेड्यूल ऑफेंस committed with if those offenses are if those offenses were scheduled offenses। A special may try the offenses not listed in schedules committed in connection with the scheduled offenses। ठीक है, अगर वो मतलब सपोज के 376 के साथ कुछ और करता है, मतलब उसके कनेक्शन में कोई और करता है, मतलब 376 की अबेटमेंट होती है, ठीक है, या कोई और करते हैं, जैसे अभी 376 को बहुत ज्यादा उन्होंने वास्ट कर दिया, अगर ये मतलब आप किस भी करते हैं तो वो भी 376 में आ जाता है। ठीक है, तो वो ऐसी कोई कनेक्टेड ऑफेंसेस है तो वो भी उसको ट्राई कर सकता है। आगे कहता है इट इज क्लैरिफाइड दैट सबसेक्शन 4 shall applicable where the provision of anti-terrorism code are invoked and not invoked are invocable offenses under this। ये कहता है कि जी ये मतलब वो समटाइम होता है कि जी ये एटीए में आता है या नहीं आता, तो ये उसके लिए भी होता है कि जी ये कोर्ट ने डिसाइड करना है कि जी एटीए में आता है या नहीं आता है। ये स्पेशली मतलब जो शेड्यूल ऑफेंसेस नहीं है, ये एटीसी कोर्ट्स की बात कर रहे हैं, मतलब एंटी टेररिज्म एक्ट की वाली ऑफेंसेस की बात कर रहे हैं। आगे तो कहता है जी कंपनसेशन टू विक्टिम, विक्टिम को कंपनसेट भी किया जा सकता है। ये अपना पीछे अपना 544 ए भी है सीआरपीसी का। सर ये एक्सप्लेनेशन दोबारा बता दें 16। मैडम ये कहता है कि जी स्पेशल वो कहता है आपका ठीक है, वो कहता है कि जी आपका वो जो स्पेशल कोर्ट है सिर्फ शेड्यूल ऑफेंसेस ट्राई करेगी, सिर्फ शेड्यूल ऑफेंसेस ट्राई करेगी। अगर दूसरे कोई ऑफेंस है शेड्यूल ऑफेंस में नहीं है, वो अगर शेड्यूल ऑफेंस के कनेक्शन में की गई है फिर तो उसको ट्राई कर सकते हैं, वरना नहीं। मतलब मैंने कहा कि जैसे 780 है वो 780 को ट्राई करेगी, और 780 की कनेक्शन में जैसे उसकी अबेटमेंट है तो 780 की अबेटमेंट में भी वो ट्राई कर सकती है, चाहे वो शेड्यूल में भी नहीं। आगे था ऑन दी सर ये जो एटीए हम्म सर ये जो एटीए की बात कर रहे हैं एक्सप्लेनेशन में, एटीए का कोई भी ऑफेंस लगा होगा तो अगर वो विद कनेक्शन ऑफ स्केड्यूल ऑफेंसेस है तो वो फिर स्पेशल कोर्ट उसको ट्राई करेगी। हाँ कर सकती है, कर सकती है। चलें जी, वो आगे ये 544 में भी हमने पढ़ा था कि जी जब सजा होती है तो कोर्ट आर्डर कर सकती है कि जी कन्विक्ट को पे करे, आर्डर दी कन्विक्ट टू पे दी विक्टिम, वो फाइन वगैरह या मतलब वो उसको कंपनसेशन भी
दिलवा सकती है। इसके आर्डर के खिलाफ जो अपील है वो आपका हाई कोर्ट होगी। ठीक है, मतलब ये जो स्पेशल कोर्ट का जो फैसला होगा उसकी अपील जो है वो हाई कोर्ट में होगी। अपील इसकी हाई कोर्ट होगी। ठीक हो गया। और नीचे वो बताता है अपील 30 दिन में होगी। कितनी? 30 दिन में होगी। आगे तक कॉपी ऑफ जजमेंट दी जाएंगी और अपील में प्रेफर और उसके बाद जजमेंट अक्यूज को फ्री ऑफ कास्ट दी जाती हैं कॉपीज, और विद इन 3 दिन में उसको फ्री ऑफ कास्ट दी जाएंगी। अपील जो होगी वो शैल बी प्रेफर्ड विद इन 30 डेज फ्रॉम दी। अपील जो है 30 डेज में होगी। कितनी? 30 डेज में होगी। और अपील को 2 बेंच डबल बेंच सुनेगा। शैल बी डिसाइडेड बाई डबल बेंच। कौन सा? डबल बेंच सुनेगा। और while hearing the appeal court shall grant not more than 2 consecutive। और अपील में भी वो अपील को जो है वो हाई कोर्ट करेगी और 6 महीने में डिसाइड होगी। कितनी? 6 महीने में। ठीक हो गया। एडजर्नमेंट नहीं देंगी अगर पेंडेंट अपील कोर्ट शैल नॉट रिलीज द अक्यूज्ड बाय ट्रायल कोर्ट। अब ये सजा सस्पेंड भी नहीं होती। इसकी सजा सस्पेंड नहीं होगी, मतलब अपील जितनी देर है वो जेल में ही रहेगा, वो रिलीज नहीं होगा, जेल में ही रहेगा। और कोर्ट इसके लिए रूल्स बना सकती है और उसके लिए फंड है। ये ऐसा कोई जरूरत नहीं है। jurisdiction, register। बस यहाँ तक आपने करना, यहाँ तक ही क्वेश्चन आएंगे, मेन यही तक है बस, अपील तक। आगे वो रूल्स बना सकते हैं। ये रूल्स ये 2022 के बनाए भी हैं, रूल 2022 के आ भी गए हैं। जी, यहाँ तक किसी का कोई भी क्वेश्चन हो? यहाँ तक किसी का सर कोई? इसका कल एक टेस्ट ले लें इसका। इसका ले लेंगे जी मैडम, सर, ये ले नाइन। लेंगे, ले लेंगे। मैं आपको सर आपने सीआरपीसी का भी टेस्ट नहीं लिया? नहीं, वो मैं आपको वो भेजता हूँ, मैं एमसीक्यूज भेजता हूँ, फिर वो नेक्स्ट वीक टेस्ट ही लेंगे। मैं आज आपको क्यूएसओ के सारे एमसीक्यूज भेज देता हूँ। सर क्यूएसओ का भी और सीआरपीसी के, ये दोनों के भेज दें और दोनों का टेस्ट ले लें, मतलब कि चाहे परसों ले लेगा 2 दिन के अंदर अंदर ले ठीक ले, है। ले सर लेते हैं। उसका ना ऐसे करें, पहले सॉल्व हमें भेज दें एमसीक्यूज, साल भी भेजते हैं लाइक 100 या 200 जितने भी हों, वो तो फिर उन्हीं में से हमारा टेस्ट ले ले, वो ज्यादा। साल सर भी अस्सलाम भेजते सर दो वालेकुम। हैं। जी सर मैडम। 2 बुक्स के भेज देना, सर मैं कह रही सीआरपीसी थी कि और ये जो हमारी बीपीसी की क्लास खत्म हो जाए ना, तो उसके बाद हमारे पास 3-4 दिन बचने हैं, चल उन डेज में फिर आप टेस्ट रख लें। मैडम वो रख लेते हैं, ये भी रख लेते हैं वो। ये मैं कहता हूँ जी कल, सर, ये कल मतलब ही कि एमसीक्यूज का दे दे, इसका एमसीक्यूज का जी कल ही दे दे। सर, क्योंकि मैं कह रही थी कि मतलब अभी टेस्ट सीआरपीसी बीपीसी क्यूएसओ का नहीं लें, मतलब बीपीसी पहले कंप्लीट हो जाए फिर ले लें। इसका चाहे सर कल ही ले लें, जो लेकिन बाकी का कंप्लीट हो आप गया नेक्स्ट उनका ले तो ले लें। लेना, मतलब सीआरपीसी कंप्लीट हो गया, क्यूएसओ कंप्लीट हो गया, उनका एक एक कंप्लीट टेस्ट ले लेना, ऑब्जेक्टिव सोल्व। चले चले यहाँ तक कि इस एक्ट में किसी का क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। इस एक्ट में नहीं सर किसी इसमें तो कोई ये आसान है कोई मुश्किल बताएं? बिल्कुल नहीं नहीं। सर, कमाल ये कर दिया आपने। ये बहुत आसान है, बहुत आसान है ये। और ये अपील तक पढ़ना है, आगे ना भी पढ़े तो वो ओके सर। सर ये अपील तक ही करना है। अपील तक करें बस, काफी है। सर ये सीआरपीसी और केओएसओ और पीपीसी के, इनके सर वो जो एमसीक्यूज ऑब्जेक्टिव वो सेंड कर दीजिए। वो कर देते हैं, कर देते हैं, कर देते हैं। चलें जी, चलें चलें, बाकी हम चले कल पढ़ेंगे, मैं सर इसको अब दिन भेजूंगा। थोड़े रह गए, अब टेस्ट देने से ही तैयार
तैयारी होनी है, आप जैसे जैसे सॉल्व भेजेंगे फिर तैयारी होती मैं रहेगी। आज ही भेजता हूँ सर, आज ही भेजता हूँ, आज ही भेजता हूँ आपको, ठीक है। सर सेंड कर दे, भेज दे। ओके 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 जी ओके जी थैंक यू जी अल्लाह सर हाफिज। भेज दें। ओके, अल्लाह हाफिज, ओ- अल्लाह हाफिज।